नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन की नई श्रृंखला जिसमें आज हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे टेंपल्स ऑफ इंडिया के बारे में। अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग टेंपल्स के बारे में वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। लेकिन इससे के पहले कि हम करें शुरुआत, आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि इस सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए गूगल स्कैनर से इसे स्कैन कर लीजिएगा और गूगल स्कैनर से स्कैन करने के बाद बहुत ही आराम से आप सभी लोग इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। वो कहानी यह है दोस्तों कि आज से लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर को निर्मित किया गया था। तो 1000 साल पहले 1000 ईयर्स अगो ये मंदिर निर्मित किया गया। दूसरी बात, इस मंदिर के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कहने का मतलब यह है कि इस मंदिर को पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है और यह परीक्षा के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। पेरिया कोविल के अलावा इसको राज राजेश्वर टेंपल के नाम से भी जानते हैं। तो राज राजेश्वर टेंपल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है इसे। तो दक्षिण का मेरू भी इसे अन्य नामों में से एक जाना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण के मेरू को बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने। तो राजा राज चोल प्रथम यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। और राजा राज चोल प्रथम के समय काल में यह जो मंदिर निर्मित किया गया, इसमें 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। भारत में ग्रेनाइट का पहला मंदिर है जिसके ऊपर का जो डोम है वो अकेला 80 टन का डोम है। तो यह भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि भारत का प्रथम ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर कौन सा था। तो वो राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदीश्वर टेंपल था। बृहदीश्वर टेंपल की जो लोकेशन है वो है तंजौर, और तंजौर जो है वो चोलों की राजधानी हुआ करती थी। राजा राज चोल प्रथम भी चोल वंश के ही शासक हुआ करते थे। अगर करंट अफेयर्स की न्यूज डेवलपमेंट की बात करें अभी हाल ही में, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी का नीदरलैंड्स का दौरा हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी का जो नीदरलैंड्स का दौरा हुआ, उस नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कुछ प्लेट्स वापस की गई। और वो जो कॉपर प्लेट्स थी, यानी कि जो ताम्रपत्र थे, वो कॉपर प्लेट्स एक्चुअली चोल वंश से रिलेटेड थे। और चोल डायनेस्टी में भी जो दो मुख्य राजा हुए हैं, जिनमें से एक का नाम हुआ करता था राजा राज चोल, तो राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बारे में ये ताम्रपट्टिकाएं हैं। जो ताम्रपट्टिकाएं डच जब भारत में हुआ करते थे तब वो वहां ले गए थे। तो ये कहानी भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन चीजों को समझने से पहले इसका सही आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र चोल प्रथम ही होने वाला है। आगे चलते हैं। तो आगे चलकर क्वेश्चन आता है, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, मजेदार बात यह है दोस्तों कि ब्लैक पगोड़ा जिसको कहा जाता है, वैसे है तो ये सूर्य मंदिर, लेकिन सूर्य मंदिर के बारे में आपको जितनी भी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। और ये जो नरसिम्हदेव प्रथम थे, इन्हीं को राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजसिंह ये हुआ करते थे पूर्वी गंग राजवंश के। तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले ये एक राजा थे। और ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इस टेंपल को बनवाया था। इस टेंपल को कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये बना हुआ है कलिंग स्टाइल में। कलिंग स्टाइल कहने का मतलब, कलिंग एक स्टाइल है मंदिरों को बनाने की, उस स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि ये जिस टाउन में मौजूद है, उस कोणार्क टाउन की 100% सोलर योजना को मंजूर किया गया था काफी पहले। यानी कि कोणार्क टाउन को घोषित किया गया था हमारे देश का फर्स्ट सोलर टाउन। यानी कि यहां पर जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स चलेंगे वो सारे के सारे चलेंगे सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले वो सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी मौजूद है दोस्तों कोणार्क टाउन में। और कोणार्क टाउन कहां है, तो ये भी याद रखिए, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। और पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये है ओडिशा में। आगे चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में
चाहे जितनी कहानी जानने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन देलवाड़ा जैन टेम्पल है और देलवाड़ा जैन टेम्पल दोस्तों जैनों के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेतांबर कम्युनिटी जो जैनों की कम्युनिटी हुआ करती थी, इनमें एक्चुअली आज से कुछ समय पहले की बात नहीं, हजारों साल पहले की बात है, 11वीं सेंचुरी के आसपास, आप सभी को मालूम है एक सोलंकी वंश के शासक हुआ करते थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर मंदिर को बनवाने के लिए हामी भरी थी। तो यह भी याद रखना है कि जो सोलंकी रूलर्स थे गुजरात के, वो सोलंकी रूलर्स ने इस मंदिर को बनाने की बात कही। सोलंकी रूलर्स ने जो इस मंदिर को बनाने की बात कही दोस्तों, उनके मंत्री हुआ करते थे और मंत्री का नाम था विमल शाह। देखिए दोस्तों, विमल शाह यही हैं जिन्होंने निर्माण करवाया है, मतलब कि मंत्री विमल शाह ये भी जैन हुआ करते थे और इन्होंने ही दिलवाड़ा जैन टेम्पल का निर्माण करवाया। इसीलिए दिलवाड़ा जैन टेम्पल को कई बार दोस्तों रिफर किया जाता है विमल वसही मंदिर। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि विमल वसही टेम्पल के नाम से किसको जाना जाता है? तो विमल वसही टेम्पल के नाम से जाना जाता है दिलवाड़ा जैन टेम्पल को। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जिस जगह पर मौजूद है दोस्तों, वो जगह है माउंट आबू राजस्थान। और माउंट आबू राजस्थान में जो मंत्री विमल शाह ने बनवाया, ये जिस वास्तुकार की मदद से बनवाया था, वास्तुकार कहने का मतलब जो आर्किटेक्ट हुआ करता था इन टेम्पल्स का, उस आर्किटेक्ट का नाम हुआ करता था दोस्तों वास्तुपाल। तो वास्तुपाल वॉज द आर्किटेक्ट और वास्तुपाल आर्किटेक्ट ने विमल शाह के साथ मिलकर के इन दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स को बनवाया था, इसीलिए इसको विमल वसही टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली, ये तीन शैलियां थी मंदिरों को बनाने की और इन तीन शैलियों के बारे में हम काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। पर फिलहाल यहां पर जो सही आंसर होने वाला है, वो सही आंसर होने वाला है मीनाक्षी मंदिर। देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। मां मीनाक्षी जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, मां मीनाक्षी के बारे में एक कहानी मिलती है दोस्तों एक तमिल लिटरेचर में या तमिल स्क्रिप्चर में। और तमिल स्क्रिप्चर में एक कहानी, तमिल स्क्रिप्चर का नाम है सिलपतिकारम। तो सिलपतिकारम ये वो है ना, सिलपतिकारम या इसी को सिल्लपदिक्रम भी कहा जाता है, सिल्लपदिक्रम। खैर, सिल्लपदिक्रम ये एक पुस्तक है या तमिल ग्रंथ है। ये तमिल ग्रंथ को लिखा था इलांगो आदिगल ने। और इलांगो आदिगल के सिल्पदिकारम का मतलब होता है स्टोरी ऑफ एंकलेट। तो इलांगो आदिगल कौन थे? इलांगो आदिगल एक जैन प्रिंस थे, एक जैन राजकुमार थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग इज स्टोरी ऑफ एंकलेट। स्टोरी ऑफ एंकलेट। देखिए, एंकलेट का मतलब होता है पायल। ये तो पायलों की कथा है कायदे से कहा जाए, लेकिन ये केवल पायलों की कथा नहीं है दोस्तों। ये कहानी थोड़ा और आगे जाती है, और आगे कैसे जाएगी वो भी बताता हूं। ये भी याद रखिए दोस्तों, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में हम जितनी भी चर्चा करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी टेम्पल मौजूद है मदुरई में। और ये जो मदुरई नाम का शहर है, मदुरई शहर की यह विशेषता है, मदुरई शहर है वैगई नदी के किनारे पर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, लेकिन मदुरई शहर में शुरुआती दौर में मीनाक्षी मंदिर को बनवाने वाले हुआ करते थे पांड्य रूलर्स। तो जो पांड्य शासक थे, पांड्य रूलर्स ने इस मीनाक्षी मंदिर को बनवाया। लेकिन मीनाक्षी मंदिर की और बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि मीनाक्षी मंदिर को कहा जाता है दोस्तों ताजमहल ऑफ साउथ। ये भी याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर को हम जानते हैं ताजमहल ऑफ साउथ के नाम से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कहानी है मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी हुई वो ये है दोस्तों कि मीनाक्षी टेम्पल को नायक राजाओं ने बनाया था बाद में चल करके। और नायक द्रविड़ स्टाइल ये इस पर्टिकुलर टेम्पल की शैली है। तो नायक द्रविड़ स्टाइल में यह मंदिर बना हुआ है। तो नायक द्रविड़ स्टाइल के बारे में जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जाता है मीनाक्षी टेम्पल के बारे में। शोर मंदिर कहां पर मौजूद है या शोर मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों, शोर मंदिरों के बारे में जब जब जिक्र आता है, ऑलवेज रिमेंबर कि शोर मंदिर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह स्थित है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम
दोस्तों अगर आप इसकी कहानी को जानने की कोशिश करोगे तो शोर मंदिरों के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन और नरसिम्हा वर्मन सेकंड। नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो थे ये पल्लव राजवंश के रूलर हुआ करते थे और ये जो पल्लव राजवंश था, पल्लव राजवंश शासन किया करता था कांचीपुरम, और कांचीपुरम मौजूद है तमिलनाडु में। चलिए अब इससे जो कहानी आगे बढ़ती है वो कहानी बड़ी ही मजेदार है। नरसिम्हा वर्मन सेकंड जिनकी मैं बात कर रहा हूं, नरसिम्हा वर्मन सेकंड को राजमल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजमल्ल और राजमल्ल के अलावा इनको कई बार राजसिंह भी कहा जाता है, लेकिन कहानी वही है कि नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हदेव और नरसिम्हा वर्मन ये दोनों के दोनों राजसिंह हैं। नरसिम्हदेव ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के थे जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था, और राजमल्ल या राजसिंह जिनको कह रहा हूं नरसिम्हा वर्मन सेकंड है, पल्लव डायनेस्टी के थे। पल्लव डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जिसने द्रविड़ मंदिर बनाने की परंपरा को शुरू किया। तो द्रविड़ टेम्पल मेकिंग अगर कहीं से शुरू हुई है तो वो पल्लव राजवंश ने ही शुरू की है। और द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों की विशेषता है, आप पाएंगे कि मंदिर का जो बेस है वो तो है ही, देन इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जिसको विमान स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप साउथ में पाओगे कि जितने भी टेंपल्स होते हैं वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है मंदिरों का, इसी को विमान कहा जाता है। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ। चलिए और आगे बताता हूं। कहानी यह है दोस्तों कि नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने शोर मंदिर बनाए महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में पल्लवों का अधिकार हुआ करता था और महाबलीपुरम को दोस्तों मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मामल्लपुरम, महाबलीपुरम। अगली चर्चा आगे चल करके हम लोग करेंगे, और अगली चर्चा जो हम लोग आगे चल करके करेंगे वो ये है खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाने वाले वंश का नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है राजपूतों में एक वंश हुआ है जिसने बुंदेलखंड में शासन किया है, जिसे जेजाक भुक्ति कहा जाता था, चंदेल। तो याद रखिए चंदेल कहां के रूलर हुआ करते थे? ये रूलर हुआ करते थे बुंदेलखंड के, और बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भाई गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता था, कामरूप कहा जाता था असम को, वैसे ही जेजाक भुक्ति कहा जाता था बुंदेलखंड को। बहरहाल दोस्तों चंदेल वंश की जो राजधानी थी, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वो काफी लंबे समय तक रही है महोबा। और महोबा कहां है? यूपी में है। याद रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इनका कोई फोर्ट रहा है या जिस किले से इन्होंने शासन किया है तो वो है कलिंजर फोर्ट। कलिंजर फोर्ट के बारे में 2026 में एक न्यूज आई दोस्तों जो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि कलिंजर फोर्ट को जियोलॉजिकल सर्वे ने जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट साइट घोषित की है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीए से जुड़ी हुई न्यूज करंट अफेयर्स के बारे में कलिंजर फोर्ट से जानने की कोशिश कीजिए तो जियोलॉजिकल सर्वे ने यह घोषित किया है कि यह जो कलिंजर का किला है, कलिंजर का किला न केवल की हिस्ट्री से समृद्ध है बल्कि ज्योग्राफी से भी समृद्ध है। तो ज्योग्राफी पहले आ गई थी, हिस्ट्री बाद में आई, तो कलिंजर का फोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं वापस से खजुराहो के मंदिरों पर। देखो दोस्तों खजुराहो के जो टेंपल्स हैं, खजुराहो के टेंपल्स बने हुए हैं नागर स्टाइल में, यानी कि मंदिर बनाने की एक शैली होती है नॉर्थ इंडिया में जिसमें विमान नहीं होता लेकिन शिखर होता है। यानी कि मंदिर बनाने की जो आर्किटेक्ट टेक्निक है उसमें देखेंगे आप तो ऊपर की तरफ कुछ ऐसे तिकोना सा होगा, और इस वाले कर्विलिनियर स्ट्रक्चर को कहा जाता है शिखर। हाउएवर जो दक्षिण भारत में मंदिर बनते थे उनको विमान कहा जाता है क्योंकि वो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये कर्विलिनियर स्ट्रक्चर है और दक्षिण भारत के मंदिरों का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। बहरहाल वापस आ जाते हैं अगर इस कहानी पर, तो इस कहानी पर आने के बाद आपको खजुराहो टेंपल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चंदेल वंशी जो राजा हुआ करते थे, चंदेल वंशी राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मंदिर है चंदेल वंशियों द्वारा बनाया गया वो है कंदरिया महादेव मंदिर। आज से एग्जैक्टली 1000 साल पहले के आसपास ये टेंपल को बनाया गया था। इसमें दो राजा रहे हैं, एक थे किंग धंग मतलब राजा धंग, और एक और राजा हुए हैं जिनका नाम था किंग विद्याधर।
संभवतः चंदेल वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासकों में से एक राजा धंग और राजा विद्याधर, राजा विद्याधर को तो और भी कहा जाता है, ये लगभग 1010 ईस्वी से 1030 ईस्वी के आसपास मंदिर कंप्लीट हुआ था। तो यूं समझ करके चलिए कि कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, कंदरिया महादेव का मतलब होता है गुफा के महान देवता। और ये जो और कहानी मैंने आपको बताई गुफा के महान देवता की, ये गुफा के महान देवता की जो कहानी है दोस्तों, कंदरिया महादेव टेम्पल जिसको कह रहा हूं, ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो पंचायतन शैली का मतलब क्या? तो पंचायतन शैली का मतलब दिस टेम्पल इज बिल्ट इन पंचायतन स्टाइल। आगे चला जाए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि हम्पी का विरूपक्ष मंदिर किस शासनकाल में निर्मित हुआ था, या हम्पी के विरूपक्ष टेम्पल को कौन से शासनकाल में बनाया गया था? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम्पी का जो टेम्पल है दोस्तों, हम्पी के टेम्पल को बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य के समय पर। और हम्पी के जो टेम्पल है दोस्तों, हम्पी के टेम्पल तो आप जानते हैं, हम्पी का जो रथ है, रथ मंदिर, वो रथ मंदिर कितना महत्वपूर्ण है कि ये जो हम्पी का मंदिर का रथ है वो हमारे 50 रुपए के नोट पर भी मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। रही बात विरूपक्ष मंदिर की, विरूपक्ष मंदिर की बात करो, हजाराराम मंदिर की बात करो, चन्नकेशव मंदिर की बात करो, ये सारे चन्नकेशव, विरूपक्ष या हजाराराम मंदिर, ये सब विजयनगर के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करिए तो लगभग 1336 में यह साम्राज्य बना और लगभग 1649 में यह साम्राज्य समाप्त हो गया। अगर आप बात करते हो कौन कौन से 4 राजवंशों ने इस पे शासन किया है, तो संगम, सलुव, तुलुव और अराविडु, ये 4 राजवंश हैं जिन राजवंशों ने इस पर शासन किया है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है फैक्ट। अब रही बात कि विरूपक्ष मंदिर से लेकर के बाकी यूनेस्को विश्व विरासत सूची तक जो हम्पी के बहुत सारे मंदिर हैं एवं हम्पी के बहुत सारे ऐतिहासिक शिलालेख हैं, ऐतिहासिक इंस्क्रिप्शंस हैं, उन सब को बनाने में विजयनगर साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का। ये 2 लोग हुआ करते थे, यानी कि ये समझ लीजिए कि हरिहर और बुक्का, ये दो हम यूं कह सकते हैं कि ये 2 भाई थे। और हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिए, इनके पिता का नाम हुआ करता था संगम, और यही वजह है कि इसी वजह से इन्होंने अपने राजवंश का नाम रखा था संगम राजवंश। चलिए खैर, और भी कहानी है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? और देखिए, अगर मंदिरों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में 4 धाम माने जाते हैं, जिनमें से बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में, पुरी जगन्नाथ धाम वो तो है ही, देन अलावा उसके रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, और द्वारका जो कि गुजरात में है। तो इस तरीके से 4 धामों के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, सदैव चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर होने वाला है पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो पुरी मंदिर के बारे में खैर क्या ही कहा जाए दोस्तों, कहानी यही कहती है कि 13वीं सदी के आसपास इस मंदिर को निर्मित करवाया गया था। थोड़ी सी और कहानी पर हम लोग घुस जाते हैं। तो ये जो 13वीं सदी में इस मंदिर को बनाया गया, 13th सेंचुरी में इस टेम्पल को बनाया गया। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई अगेन ईस्टर्न गंग डायनेस्टी का रूलर। तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के ही एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था अनंत वर्मन चोड़ गंग देव। तो अनंत वर्मन चोड़ गंग देव, अनंत वर्मन चोड़ गंग देव ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहां मौजूद है? ऑफ कोर्स पुरी में मौजूद है। तो ये उड़ीसा में मौजूद है दोस्तों। यहां पर एक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है इसकी रथ यात्रा का, प्लस यहां पर भगवान जगन्नाथ है, यानी कि भगवान विष्णु के एक रूप, यानी भगवान कृष्ण के एक रूप। तो भगवान जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के अलावा दोस्तों उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम, उन तीनों की मूर्तियां यहां पर मौजूद हैं। तो ये बात याद रखना है कि जगन्नाथ जी है ना, उनकी बहन सुभद्रा और उनके दाऊ बलराम जी, इनकी तीनों की जो बहुत ही खूबसूरत श्राइन है, वो बहुत ही खूबसूरत श्राइन इस मंदिर के भीतर मौजूद है। दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। आते हैं हम एक नए प्रश्न पर कि लिंगराज मंदिर कहां मौजूद है। ये लिंगराज मंदिर जो है ये बेहद महत्वपूर्ण मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों यह मौजूद है भुवनेश्वर में।
भुवनेश्वर में यहां पर कहानी आकर के जुड़ती है दोस्तों दो टेंपल्स के बारे में। एक मुक्तेश्वर टेंपल है जो कि इसी भुवनेश्वर में मौजूद है, वहीं एक और मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर, इन दोनों को किसने बनाया था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट तो यहां आकर के भी फंसता है। तो मुक्तेश्वर टेंपल और लिंगराज टेंपल, ये दोनों अलग अलग टेंपल हैं। ये दोनों अलग अलग टेंपल को निर्माण करने वाले एक राजा हुआ करते थे सोमवंशी डायनेस्टी के। तो सोमवंशी क्षत्रिय डायनेस्टी ने यहां पर शासन किया था और सोमवंशी डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा ययाति प्रथम। और राजा ययाति प्रथम ने, ही वॉज द किंग ययाति प्रथम, और इन्होंने मुक्तेश्वर टेंपल और लिंगराज टेंपल का भुवनेश्वर के अंदर निर्माण करवाया था। दोस्तों आगे चलते हैं तो एक प्रश्न आता है, कौन सा मंदिर है जो चूहा मंदिर परंपरा से संबंधित है। चूहा मंदिर परंपरा के बारे में जब जब आपसे चर्चा की जाएगी तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चूहा मंदिर परंपरा से जो मंदिर संबंधित है दोस्तों वो है करणी माता टेंपल। करणी माता जो है उनको राजस्थान में प्यार से कहा जाता है डोकरी, और बीकानेर का जो राजवंश है राठौड़ों का, वो बीकानेर के राजवंश को इन्होंने दिया था अपना आशीर्वाद। तो डोकरी ने आशीर्वाद दिया बीकानेर के राजवंश के राठौड़ों को। और दूसरी बात यह है कि करणी माता टेंपल जो है, करणी माता बहुत ही सिद्ध महिला हुआ करती थी, और साथ ही साथ करणी माता का जो टेंपल है, करणी माता के टेंपल में चूहे पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिए इन चूहों को चूहा नहीं कहा जाता, यहां पर जो चूहे हैं उनको कहा जाता है काबा। तो ये पवित्र काबा है। और देखो दोस्तों कितना बड़ा चमत्कार है ये कि वैसे चूहे जहां पर भी होते हैं उनसे बीमारी फैलती है, लेकिन आज तक करणी टेंपल में लाखों की संख्या में पाए जाने वाले चूहों की वजह से कभी कोई बीमारी नहीं फैली, ना कभी कोई महामारी फैली। वहां प्रसाद को भी चूहे खा लेते हैं, बावजूद उसके कभी कोई समस्या नहीं होती है। तो ये दोस्तों भारत दर्शन के एपिसोड में लगी कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये हर दिन आपको भारत दर्शन के नए एपिसोड्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे आपका नॉलेज अपडेट होता रहेगा। ये आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण सेशंस होने वाले हैं। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कैसा लगता है। एंड हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।